अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासी माहौल कभी भी ऐसे तरीके से आगे नहीं बढ़ता जहाँ कोई बंदा सुख की चैन से आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके और ये सोचे कि पाकिस्तान बड़े महफूज तरीके से एक जमहूरी सफ़र के ऊपर आगे बढ़ रहा है। पिछले 4 माह या 3 माह पाकिस्तान में एक ऐसे प्रोपेगेंडा की नज़र हुए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े ज़ोर शोर से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो थी वो मार्केट में सेल की। कहा कि गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर रजीम चेंज किया गया और यहाँ से मीर जाफ़र और मीर सादिक उसके हिस्सेदार थे। गद्दारी के सर्टिफिकेट आर्मी चीफ से लेकर अपोजिशन की जमातों से लेकर तहरीक इंसाफ ने हर उस शख्स के ऊपर आयद किए जो पीटीआई की बात के ऊपर हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था। इससे ज़्यादा बेहुदा और शर्मनाक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तारीख़ में मुझे अगर सही याद पड़ता है तो एक मौका IJI का था जिसमें मोहतरमा अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके ऊपर ये इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए थे, कभी सिक्योरिटी रिस्क करार दे देना और कभी कुछ करार दे देना। लेकिन कुछ शर्म आती है हमारे उन लीडर्स को और उनके पैरोकारों को कि जिनके कंधों के ऊपर सवार होकर हुकूमत बनाई थी, उनको गालियाँ निकालते हुए, उनको मीर जाफ़र करार देते हुए भी ज़रा भी तामुल नहीं हुआ, झिझके भी नहीं, ज़ुबान भी लड़खड़ाई नहीं। अब 2 वाक़यात और हैं, उसमें शहबाज गिल, ये तो गद्दारी के सर्टिफिकेट पूरे पाकिस्तान को बांटे जा चुके थे ना, जिसमें सिटिंग आर्मी चीफ शामिल है। मैं इस पे झिझकूंगा नहीं कि उसको ये क्या कहते थे, जलसों में कहते थे कि मीर जाफ़र कौन था, वो सिपा सलार था उसकी फ़ौज का। ये तरीक़ाकार था बताने का। ज़ुबान अपनी के ऊपर जब किसी को कंट्रोल ना हो तो किसी दिन वो गले पड़ जाती है, और शहबाज गिल के साथ भी उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हुआ। एक जर्नलिस्ट को गाली, दूसरे जर्नलिस्ट को गाली, एक या टीवी चैनल की ख़ातून रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया था, उसका जवाब मैं टीवी पे चला नहीं सकता। अगर उसकी फ़ैमिली, बाज़ पाकिस्तान में ट्राइबल रवायात ऐसी हैं तो वो किसी ख़ातून के साथ बदतमीज़ी करे ना तो वो दूसरे की जान लेने के दर पे हो जाते हैं। मैं उसको ये तो नहीं करूँगा कि उसकी किसी की जान ले लेनी चाहिए थी, लेकिन जो उसने जवाब दिया था उसके जवाब कुछ ऐसा ही बनता था कि या तो उसके मुँह के ऊपर कोई बंदा 2 थप्पड़ मार देता, तो या इमरान खान को चाहिए था कि उसको अपनी पार्टी से निकाल देता। एक ऐसा शख्स जिसके पास अमेरिका की रेजिडेंसी है, वो अमेरिका में पढ़ने के लिए गए मियाँ बीवी और वापस पाकिस्तान नहीं आए। किस रास्ते से वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए, वो पार्टी के अपने लोगों से पूछ लें। कभी शिबली फराज से पूछ लें कि शहबाज गिल का पार्टी के अंदर क्या किरदार था, या उन लोगों से पूछ लें जो पहले दिन से पार्टी का हिस्सा बने थे कि इसका पार्टी के अंदर क्या किरदार था। 6 बजे शाम के बाद वो क्या एक्टिविटीज़ करते थे, इसके ऊपर ख़ुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको क्या कहा था। कभी सच बोलना इमरान खान को पसंद हो, जो मुझे उम्मीद है कि उन्हें पसंद नहीं है, तो वो बोलें, बताएं कौम को कि उन्होंने क्या बोला था शहबाज गिल को कि वज़ीर-ए-आज़म के तर्जमान को क्या चीज़ ज़ेबा नहीं देती। बहुत ही अफसोसनाक कहानी है, क्योंकि जितना सोशल मीडिया के ऊपर हमने बेहूदगी देखी है ना, इसका एक ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने ये 5th जनरेशन वॉरियर्स तैयार किए थे। उनको अपनी ज़िम्मेदारी माननी चाहिए और तौबा करनी चाहिए कि आर्मी चीफ को इतनी गालियाँ कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं निकाली, बदतरीन दौर में भी नहीं निकाली। मार्शल में भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ लाल मस्जिद के बाद भी शायद वो सूरत हाल फेस नहीं की जितनी इस चीफ़ को उन्हीं 5th जनरेशन वॉरियर से गालियाँ निकलवा दी। तो कुछ लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, ये मैं बाकायदा मुतालबा करता हूँ, अपना हमारा इदारा है ना, हमें पाकिस्तानी होने की हैसियत से हक़ हासिल है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करें कि ये कौन सी पॉलिसी थी कि उन अस्करियत पसंदी जो सोशल मीडिया के ऊपर है आपने उसको रवाज दिया। तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ लोग ऐसे चेहरे थे कि जो डिसेंट फेस थे। मैंने शिबली फराज का नाम इसलिए लिया ना कि वो गुस्सा खा के मेरे से प्रोग्राम में लड़ पड़ेगा, लेकिन वो बेहुदा आदमी भी नहीं है, वो करप्ट भी नहीं है, चोर भी नहीं है, इसलिए मैंने नाम उसका ले दिया। वो हो सकता है 100 बंदों को 1000 बंदे को पसंद हो, लेकिन जो बात है वो मुझे कहनी चाहिए। शहबाज गिल क्या था, कौन सी पीटीआई थी, कहाँ से आया था, उसका रास्ता कैसे बना पीटीआई में आने का, और फ़ौज के ऊपर जो कुछ उसे कहा, मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता। मैं दिली मुझे दुख है कि उसके ऊपर 124 से जो बगावत का मुकदमा है, 124 है, बहुत सीरियस चार्ज है, 505, 131, ये वो क्लॉजेज़ हैं कि पीटीआई अगर उसका दिफा करने जाएगी भी अदालत में तो उसको बहुत मुश्किल पेश आएगी, आसानी उसके साथ नहीं होगी। टॉप टियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको डिफेंड नहीं कर सकेगी। एक वाक़या था हमारे यहाँ 71 का, सानेहा, और उस साने के अंदर कुछ लोग हिस्सेदार थे, ज़िम्मेदार थे। तो ना मैं उनकी औलादों को पसंद करता हूँ जो उसको पाकिस्तान तोड़ने में ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख कराया,
ना उन लोगों को पसंद करता हूँ जो पाकिस्तान तोड़ने के उस वक्त ज़िम्मेदार थे। हम हिस्ट्री की किताबें पढ़ के यहाँ आए हैं, इस टीवी के प्रोग्राम करने आए हैं। मैं ऐसे किसी शख्स की कभी तायीद नहीं करूँगा जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने की कोशिश करता है या आइंदा करेगा। पूरे ज़ोर से उसकी मुखालफत करूँगा, खा उसका ताल्लुक़ मेरे अपने शोबे से हो या किसी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत में हो। इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी आन खड़ी हुई है। अब एक चैनल के ऊपर बंदिश है जो मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, ज़िंदगी सारी कभी सपोर्ट नहीं की। जियो का नाम लेके जब बंद हुआ था तो कहता था नहीं बंद करना चाहिए। ARY के किसी चैनल से किसी एंकर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, मैं ऑन एयर कहता था नहीं करना चाहिए। लेकिन आप हरकतें क्या कर रहे थे ये बताइए। टीवी चैनल के ऊपर बैठ के बता रहे हैं कि फ़ौज गद्दार है, वो कौन है? ट्रेंड चलाते हैं आप इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? जो बच गया आधा वो ना बचे। 3 टुकड़े होने की बातें जो इमरान खान चाहता है आप अमली जामा पहनाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूं बताइए? एज ए जर्नलिस्ट मेरा सवाल है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप मेरे सामने एक लम्हा फ़िक्री है, मैं किसी चैनल की बंदिश सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने मुल्क को टूटता हुआ भी नहीं देख सकता। कि मैं इस सवाल को यहाँ अधूरा छोड़ता हूँ और अपने मेहमानों की तरफ आता हूँ। जो प्रोग्राम में आज मेरे साथ कमर ज़मान कायरा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। वेरी वार्म वेलकम सर। और इसके अलावा एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगा। इमरान खान के आपको मैं कुछ बयानात सुनाता हूँ, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के ऊपर जो रद्द-ए-अमल इमरान का, पहले तो वही दिखा दें। शहबाज गिल ने जो कहा, और अगर वो कानून के ख़िलाफ़ था तो बड़ा आसान है उसका। हमारा आइन, मुल्क का हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। और क्या उसने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्या कहा, उसे हर इंसान को, हर दुनिया की कानून का निज़ाम उसको मौका देता है अपनी सफाई पेश करने। ये कौन से कानून और आइन के मुताबिक हुआ? मेरा अपना ज़ाती राय है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो टॉप टियर है उसकी अक्सरियत इन चार्जेस को डिफेंड नहीं करेगी। इमरान खान की मजबूरी है, चीफ़ ऑफ स्टाफ, तो अब आप करिए डिफेंड उसको। लेकिन परवेज़ इलाही, जिनको बड़ी कोशिश से आपने वज़ीर आला बनवाया है, उन्होंने खुद क्या पोजीशन ली और दुरुस्त पोजीशन ली है? क्या कहा है उन्होंने, दिखाइएगा। उसने इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है। मैंने कहा आप कौन होते हैं हमारी वो पॉलिसी को कहने वाले और ये करने वाले, और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। अकल है तुम्हारे में? शेख रशीद साहब से एक हमने इंटरव्यू जून में किया था, जब पूरा जोर था फौज के ऊपर गालियां निकालने का और ट्रेंड चलाने का, तो शेख रशीद ने क्या कहा था? जो आदमी आर्मी चीफ के खिलाफ या फौज के खिलाफ सोशल मीडिया में काम करता है उनको जेलों में डलना चाहिए, जेलों में फेंका जाए। जो पाक फौज के लोगों पर सोशल मीडिया के खिलाफ बात करे उन पे मुकदमे बनाए जाए, उनको जेलों में भेजा जाए। ये अजीम फौज है, ये मुल्क की सलामती की जामन है। ये इंटीरियर मिनिस्टर इमरान खान के 4 साल के लिए TTP पाकिस्तानी इलाकों में दहशत गर्दी कर रही है, और एज ए पाकिस्तानी पूरे ज़ोर शोर से मजम्मत भी करनी चाहिए। और फ़ौज के जो मुतलका इदारे हैं, जो मुतलका जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है, उनसे मुतालबा भी करना चाहिए। अगर कोई अपनी कारकर्दगी दुरुस्त नहीं करता उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन क्या कोई ज़ी शऊर होशो हवास में ये कह सकता है कि फ़ौज ने ख़ुद अपने बंदे शहीद करवा लिए हैं? अगर तो किसी का दिमाग काम करता है तो फिर तो नहीं कह सकता कि 4 बच्चे हमारे शहीद हो जाएं, इस कौम के बेटे 4 शहीद हो जाएं, किसी के बम फट जाए, किसी पे सुसाइड अटैक हो जाए, तो क्या जवाब आना चाहिए? मजम्मत करनी चाहिए, कहना चाहिए दिफा मजबूत करो, जहाँ रास्ता खुला है उसको बंद करो, कोई यहाँ दहशतगर्द घुसना नहीं चाहिए। अगर किसी की कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है उस पर प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबिलिटी भी करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान का TTP के ऊपर आज का बयान, वो भी सुन लीजिए। हम देख रहे हैं TTP की एक्टिविटीज़ पख्तूनख्वा में, और हम देख रहे हैं उन्होंने टारगेट कर रहे हैं। मेरे कई तहरीक इंसाफ के वज़ीर और मेरे MPs मुझे बता रहे हैं कि उनको धमकियां आ रही हैं अब TTP की तरफ से। मैं इसके ऊपर भी मुझे हैरत है कि उन दिनों में तो जब TTP एक्टिव थी तो वो तो ये कहती थी कि जो अमेरिका के कोलैबोरेटर्स हैं हम उनके खिलाफ हैं, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ तो वो गवर्नमेंट है जो एक आज़ाद पाकिस्तान चाहती है, तो उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसमें भी एक साजिश नज़र आ रही है। साजिश ढूंढनी चाहिए, नहीं तो पेशावर में दफ्तर खोल लें तो काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमारे साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा भी शामिल हो चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगा। कायरा साहब, पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। शहबाज गिल और जो उसके ऊपर चार्जेस लगना चाहिए ऐसे चार्जेस या नहीं लगने चाहिए?
मलिक साहब, आपने अपने इंट्रो में बात कह दी, अब इसके बाद मज़ीद शायद ज़्यादा स्पेस आपने छोड़ी नहीं हमारे लिए कोई कमेंट करने की। दुरुस्त बात है, ये तकलीफ़ दे है, ये हमारे मुल्क के लिए जो तादीबी कार्रवाई है, इसके अलावा आप रास्ता कोई नहीं। लेकिन ये भी कोई अच्छा और आसान कदम नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी एक्टिविस्ट या एक्टिविस्ट के नाम पे एक फ़र्द अपनी नौकरी सीधी करता करता इस हद तक आगे चला गया, उसको रोकने वाले नहीं रोके, उन्हें रोका नहीं, या ये कोई एक दिन का दास्तान तो थी नहीं ना जी। ग्रेजुअली पिछले 2-3 साल से अपने लोगों को थपकियाँ दे दे के उनकी ज़बान में और तलखी लाते जाना, ये खान साहब का एक वतीरा रहा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारा मुल्क जानता है। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के रिहायशी और आप जो रिपोर्ट करते हैं दोस्त, आप जानते हैं कि जो बंदा तल्ख ज़बान में अपोजिशन को छेड़ता था, बदतमीज़ी करता था, उसको थपकी मिलती थी, और जो ज़रा कम बोलता था वो आपको भी ऑफ द एयर उनके मेंबर बताते रहे। उसका नेचुरल सर्कमस्टांस ये होना था कि जब आप तलखी बढ़ाते चले जाते हैं और आप इनकरेज होते जाते हैं, ये सोचते हुए कि हमने सियासी जमातों को दबा लिया, हमने फ़लाँ को ऐसे कर लिया, हमने मीडिया का दबा लिया, हमने इदारों के ऊपर एक बहस छेड़ी, इदारों को दबा लिया, इलेक्शन कमीशन को दबा लिया, अदालतों के ऊपर बात जाकर दबाव डाल लिया, तो ये फाशिज़म के ख़ास असूल थे। वो बढ़ते बढ़ते इनकरेज होते होते यहाँ तक पहुँचे, और अब किसी जगह रुकना तो था। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इसका और क्या हल है। अगर कोई चीज़ वो कहते हैं बातों से नहीं, तो फिर लातों से तो मानेगी, क्योंकि उसका इलाज और है कोई नहीं। फिर कानून ने अपना रास्ता लेना है। यकीनन आपने अपने मुल्क और मुल्क इदारों से चला करते हैं। यकीनन मुल्क सिर्फ खाली अफराद से और लोगों की भीड़ से नहीं चलते, मुल्क इदारों से चलते हैं। इदारों में फ़ौज भी है, बाकी इदारे भी उतने ही मोहतरम और अच्छे इदारे हैं। जहाँ जहाँ खामियाँ हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम उनको डिमोलिश करने चल पड़ेंगे, मुल्क सब ये यूँ ही है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और ये फिर जब ये आग फैलती चली जाती है, ये नज़रिए की आग बड़ी अजीब होती है, लोगों को बहका ले। और हमारे जैसा मुल्क जिसमें लोगों की महरूमियाँ बहुत हों, गरीब गुर्बत बहुत हो, मसाइल बेशुमार हो, यहाँ पे हर साहिब इक़्तिदार, हर ताकतवर के ख़िलाफ़ लोगों को एजिटेट करना बड़ा आसान होता है। और आप वो रास्ता इस्तेमाल करें कि लोग आपके इदारों के ऊपर, आपके अहम लोगों के ऊपर, आपने सियासतदानों को गालियाँ दे दे के यहाँ तक ले आए। अगर यही रवैया रहा, आप ज़रा गौर कीजिए, ये जो सोशल मीडिया, ये जो 5th जनरेशन वारफेयर का आप जिक्र फरमा रहे थे, आज उसका कितना कंट्रोल हमारे हाथ में है और कितना दीगर कौमों के हाथ में है। आज जितना हमने अपने लोगों को इस पर आदी कर दिया है, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के दुश्मन उसको देखते होंगे या उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहेंगे, तो वो बड़े आसानी से हमारे पूरी कौम का टिल्ट कहीं और लेके सीनियर शख्सियत है, मैं उनका नाम ऑन एयर नहीं लेता, तो उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, मैं एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब आपसे पूछता हूँ, उन्होंने कहा कि बहुत ही नाहल किस्म का दुश्मन होगा जो इस सूरत हाल का फ़ायदा नहीं उठाए थे, जो कुछ आपने पाकिस्तान के अंदर हालात पैदा कर दिए हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी आपके दायरे पे भी है, मेरे पे भी है, और तमाम उन लोगों पे भी है, शहबाज गिल की तरह के, जिन्होंने ये सारा कुछ किया। कुछ हमें इस नफ़रत को, इस आग को, इस क्योस को समेटने की भी बात सोचनी चाहिए कि हम सारे अपना इस आग में हिस्सा ही डाल रहे हैं। इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ। तकरीबन बात दोनों आपने भी और कर दी। आर्टिकल 19A कोई अभी नया कानून नहीं है, ये तो 73 के हमारा जो आइन है उसके अंदर शुरू से पहले दिन से मौजूद है। 19A की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो आर्टिकल है बड़ा वाज़ेह है, लेकिन उसमें 2-3 कदगन लगा दी गई। एक तो ये कह दिया गया कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ दें, मिसाल के तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान को छोड़ दें, फिर उसके बाद अदलिया को छोड़ दें, क्योंकि अदलिया बुनियादी तौर पर इंसाफ का एक ऐसा इदारा है जो असास है किसी माशरे की। तो हाँ, अगर हम उसको सली करेंगे, उसको मलाइन करेंगे, तो फिर ये होगा ये कि वो अगर इंसाफ के ऊपर से लोगों का एतबार उड़ जाएगा तो फिर माशरा कायम नहीं रहता। अफ़वाज पाकिस्तान ज़ामिन है आपके इंटेग्रिटी की, सॉवरेंटी की, आपके मुल्क के अंदर जितने मामला, आप आज़ादी की आपकी ज़ामिन है, इसलिए उनकी भी कुछ थोड़ी बहुत। और तीसरा, आपके इस्लामी तशख़्ख़ुस को आप किसी भी तरीके से उसको भी ख़राब नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज़ों की कदर। अब हुआ ये क्या है कि हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबान खुलते खुलते उस हद तक चली गई कि काबू से बाहर हो चुकी हुई है। असल में सियासत क्या थी? सियासत तो रिवायात का नाम था, सियासत तो क्या कहना चाहिए कि एक कदरों का नाम था, कदरों और रिवायात का। और इसका तरीका इजहार क्या था? ज़ुबान, लैंग्वेज, जो डिस्कोर्स था हमारा, जो सियासी डिस्कोर्स था, उसके अंदर हम ज़ुबान क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ये कदरें वहाँ पे नज़र आती थी। मैं जो लिखता हूँ, मेरे किसी लिखे से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए, ना किसी पाकिस्तानी को, ना मेरे मुल्क को,
ना मेरी कौम को, ना मेरे किसी खास शख्स को भी नहीं पहुंचनी चाहिए, और मेरे किसी हमारा मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो मैं बोलता हूं उसके ऊपर भी मुझे बहुत ध्यान से बात करनी चाहिए। यहाँ पर तो सरासर एक फौज को डिवाइड करने की और उभारने की और ये कहने की कि आप खड़े हो जाइए, और जो भी उसके अंदर जिस किस्म की स्लोगनेरिंग इस्तेमाल की जा सकती है वो की गई। तो मेरा ख्याल है कि हम हदूद से बहुत पहले और बहुत आगे जा चुके हैं। कानून को जहाँ रास्ता इख्तियार करना चाहिए था वहाँ नहीं किया। हमने बहुत खुली छुट्टी दिए रखी। लोग बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जनरल बाजवा का काम कहना ये है, और बड़े मर्तबा उन्होंने ये कहा कि मेरी ज़ात की हद तक मैं हाजिर हूँ, मेरे ऊपर जो मर्जी मुझे कहना है कह लो। ये भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब आप कहते हैं असल में आप इदारा, वो भी एक इदारा है, उस इदारे को क्यों हम खराब करते हैं, क्यों मेलाइन करते हैं। लेकिन उसने कहा मेरे इदारे को। क्या आपको ये नहीं लगता है मार्शल साहब कि ये जो 5th जनरेशन वॉरियर्स का लॉन्च होना था, ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स, हम वो जैसे कहते हैं ना कि वो हमने कुछ अस्करियत पसंदों के लिए राहें हमवार की थी, नहीं मैं समझता हूं ज़मीन को लॉन्च पैड के लिए इस्तेमाल होने दिया। इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो अस्करियत पसंदी आई है उसमें आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी। नहीं, इतने इस सारे सफर में से सिर्फ एक नुक्ता ना उठाइए। ये पूरा लंबा सफर है। इस सफर के जब ताने बाने मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम 40-45 बल्कि 75 साल से इसी भूलभुलैयों में छुपे हुए हैं। तो ये एक चीज़ मुझे नहीं मालूम। पहली बात है, मुझे इसकी हकीकत का इल्म नहीं है। आप बता रहे हैं तो यकीनन बात होगी ऐसी कि किसको किसने ट्रेन किया, क्या ये उनसे ट्रेन हुए हैं। मुझे तो शक पड़ता है, कोई भी, मुझे तो किसी ने ट्रेन नहीं किया है। जिनकी ट्वीट्स मैं पढ़ता हूँ उनको किसी ने ट्रेन नहीं किया होगा यकीनी तौर पर। लेकिन वो बाहर माशाल्लाह क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या कहते करते हैं सोशल मीडिया पे, वो मैं भी पढ़ते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रेनिंग चाहिए। वैसे इस मुल्क के अंदर ऐसा फसाद कभी फैला नहीं है। रांझा साहब, एक होता है ड्यू प्रोसेस लॉ, जिसकी हम बड़ी बातें सुनते थे। जो राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हेरोइन डाली गई, वो उस वक्त शायद पाकिस्तान का कोई कानून, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सारे सोए हुए थे, क्योंकि ड्यू प्रोसेस का उस वक्त पता नहीं चला। शायद खाकान को जो 8-10 माह जेल में डाला गया, उस वक्त भी ड्यू प्रोसेस का नहीं पता चला। कई और इस तरह के नाम होंगे। मिफ्ता को जेल में डाला गया, पता नहीं चला होगा। शहबाज गिल के मामले में ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ? देखिए, ड्यू प्रोसेस बिल्कुल फॉलो हुआ है, और जो FIR और जो दर्ज की गई है उसके जो कानूनी तकाजे वो तो सारे पूरे हैं। आप ये भी देख लें कि वो इमरान ने कहा कि उनको पहले नोटिस मिलना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। आपने जो क्लॉजेज लगाई हैं, मैं उसके ऊपर वजाहत, क्योंकि आप वकील भी हैं, 124 से और 505 से, इसके ऊपर पहले नोटिस देना पड़ता है। भी है मेरे ख्याल, 131 भी है, 134 भी है। इसमें पहले नोटिस बनता है। 124 से नहीं, उसमें बाकी में नोटिस नहीं बनता, उनमें नोटिस नहीं। हाँ, नहीं, वो नहीं होता। जब आप देखें, जब आप, और जो म्यूटनी से रिलेटेड है ना, और बगावत, जो बगावत पे उकसाते हैं, उसमें आप किसी अदारे के सिपाही को उकसाते हैं। 124A तो स्टेट के खिलाफ आ गई, तो 131 और 134 जो है 505 है, वो इदारे के खिलाफ उकसाना ये एक जुर्म है। और देखिए इसकी स्पिरिट कहाँ से आ रही है। इसकी स्पिरिट आ रही है आपके, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जब आपका जो ओथ है एक फौजी अफसर का, उस ओथ के अंदर लिखा हुआ है, क्या ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है? ये इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और नॉन कॉग्निजेबल हैं। कुछ नॉन कॉग्निजेबल है, कुछ कॉग्निजेबल है, और उसमें कुछ में बेलेबल है, कुछ नॉन बेलेबल है। अब जो मैं आपको इस पे बता रहा हूँ कि जहाँ तक इसकी स्पिरिट का सवाल है कि एलिजेंस जहाँ पे अदारे की, देखें हम हमेशा से, हमारे आइन में ये दर्ज है कि आप सियासी पार्टी बना सकते हैं, लेकिन कोई भी जिसका किसी अदारे से ताल्लुक़ होगा, सरकारी मुलाजिम होगा, किसी अदारे का मुलाजिम होगा, उसका वो नहीं सियासी पार्टियों में बनाता। उसकी स्पिरिट पीछे ये है कि अदारे के लोगों का सलूक नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मुनसफी करनी होती है कई दफ़ा कि एक फ़ौज का अफसर है, अगर वो सियासत में इन्वॉल्व हो जाएगा तो हो सकता है कि वो बॉर्डर पे खड़ा होकर मुल्क का दफा उस तरह से ना कर सके। अगर सर यहाँ सवाल ये है कि फ़ौज के ऊपर जो तबसरा नगारी उन्होंने की है ना, असल तो इशू वो वाला है। मैं ऑन एयर कहता हूँ और आज दोबारा कहूँगा कि फ़ौज का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, फ़ौज का हुकूमत बनाने और गिराने में रोल नहीं होना चाहिए। ये फ़ौज के लिए कोई म्यूटनी इंसाइटमेंट है, या मैं ये कहूँ कि अद्धी फौज तो PTI तो ना ले तो टॉप लीडर नहीं, ये म्यूटनी आप किसको कैसे कहते हैं? फौज का ये होता है कि अगर आप कहें कि आप अपने बड़ों का कहना ना माने, मैं जो आपको कह रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात माने, आप अपने से सवाल करें, आप अपने डिसिप्लिन को छोड़ दें, आप जो मैं बात कर रहा हूँ मेरी बात सुनें, मतलब वो चेन ऑफ कमांड छोड़ दें, चेन ऑफ कमांड छोड़ दें। अब ये वो बात कर रहा है, आप उसका देखें ना कि एक अपना ज़मीर भी होता है। मतलब मैं उनकी पूरी स्टेटमेंट देख रहा हूँ, मैंने उनको उन्होंने ये जो पूरी स्टेटमेंट बनाई है और जो गुफ्तगू की है, आप उनकी टोन देख लें, शहबाज गिल की नॉर्मल हालात की टोन सुने
और शहबाज गिल की उस दिन के बयान की, ये एक टारगेटेड स्टेटमेंट है और ये पूरी तैयार करके उन्होंने ये जो बात की है, उन्होंने एक ऑडियंस है उसको एड्रेस करने की कोशिश की है और उन्होंने ये आखिरी अटेम्प्ट के तौर पे किया कि अब हम ये काम शुरू करते हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक काम है। इसके ऊपर इंडिया में टॉक शोज़ हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सके या जो हम नहीं, देखिए दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ एनी स्टेट जहाँ पे बफर जोन जो होता है ना, ये आपकी डेमोक्रेसी, आपकी पार्लियामेंट, ये एक बफर जोन होता है जो कि बैलेंस करता है चीज़ों को, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करता है, अदारों की तरफ नहीं जाने देता। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट्स खुद अपने ऊपर एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद फिर आप आ जाए स्टेट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जिस पे आप हमला करते हैं। इमरान को ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे हमला करने की आदत 126 दिनों का जो धरना हुआ था वहाँ पे पड़ गई थी। पार्लियामेंट पे हमला किया उसने, ओपनली किया। स्टेट इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है आइन के दस्तूर के मुताबिक। पीटीवी एक गवर्नमेंट का, स्टेट का चैनल है, उसके ऊपर जाके कब्जा कर लिया। उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि स्टेट रियासत। लेकिन आप शहबाज गिल के जवाब के ऊपर इमरान खान का जवाब दे रहे हैं, तो क्या इमरान खान को आप उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का इरादा है? देखिए इमरान खान बेसिकली, अब मैं अगर अपना तर्जमान एक ऐसा बंदा रख लूँ, मेरा हो सकता है लोअर स्टाफ में कोई अच्छा बंदा जो गालियाँ बड़ी अच्छी दे लेता है, सियासत नहीं समझता, तो ये मेरी सियासी बसीरत है कि अगर उसको मैं अपना तर्जमान बना दूं, गलत मैं हूं। तो मोटू गैंग आपने भी रखा था, इमरान ने भी रखा है, सिर्फ उसके मोटू गैंग ने ज्यादा खतरनाक काम कर दिया। देखिए जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने बात की, ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। आप चले, आपको मुशर्रफ पे हमें इतराज है, नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा साहब का नाम ले लिया, ठीक है, उन्होंने नाम ले लिया, हम कहते हमारी पार्टी में उस पर इख्तलाफ भी हुए, कुछ ने कहा ठीक हुआ, लेकिन नाम ले लिया। लेकिन उन्हें अदारे के बीच में जो ये फैक्टर है ना, जो बाजवा साहब खुद भी कहते हैं मेरे बारे में आप बात कर लें लेकिन अदारे के बारे में बात ना करें, ये जो फरमा रहे हैं ये दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि आप पूरी फौज को उकसा रहे हैं। हत्ता कि शहबाज गिल का वो लेवल नहीं है कि वो कोई इस तरह का बंदा हो जिसने बीडी का भी इलेक्शन नहीं लड़ा, यूनियन का भी इलेक्शन नहीं लड़ा, एमपीए का भी, वो कोई सियासी वर्कर मैं नहीं समझता, वो एक माउथ पीस है। और अमेरिकन नेशनल है, अभी तो ये भी नहीं पता वो है क्या, रेजिडेंसी है उसके पास, रेजिडेंसी है, लेकिन फिर भी आप एक ब्रेक ले लें। ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कहते हैं पाकिस्तानी सियासत में लोगों को लॉन्च किया जाता है और जब काबू से बाहर होने लगें तो फिर नाहल भी किया जाता है। ये दुरुस्त रवैया नहीं है, ना होना चाहिए। एक पॉपुलर सियासतदान जो है उसे वोट की ताकत से जीत के आना चाहिए और वोट की ताकत से ही उसे सियासत से हटना चाहिए। चोर रास्ता जब भी अपनाया जाएगा तो उससे अफरा तफरी फैलेगी। इमरान खान ने भी आज दोबारा एक बयान दिया और इमरान खान को जिस तरीके से वो आए थे खुद मालूम है। अगर किसी को गलत फहमी हो तो मैं दोबारा कहता हूँ कि जिस तरीके से IGI बनी थी 2018 में इमरान खान की हुकूमत उसी तरीके से बनी थी। बैसाखियों के ऊपर आए थे, तो मेरी दुआ है कि बैसाखियों के ऊपर जाए ना, क्योंकि जिस तरीके से हुकूमत गिरी है उसके बाद वो जो कुछ कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि वो अदारे से बातचीत खुल जाए, रास्ता खुल जाए, हमदर्दियाँ बटोर लें, अवामी ताकत ले लें। किसी को अमेरिका दुश्मनी बताई है, किसी को मज़हब का नाम, कभी रियासत मदीना, मतलब रियासत मदीना का नाम लेकर शाम को उनके सोशल मीडिया से किसी के खिलाफ गाली नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन निकलती है, सुबह रियासत मदीना ही होती है। तो कुछ अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए हम सबको। बहसीयत कौम हमने बहुत तफरका डाल दिया। लेकिन आज उन्होंने जुमला क्या बोला है कि हमारी हुकूमत हमें नाहल करने की साजिश की जा रही। दिखाइएगा जी। ये जो कोशिशें हो रही हैं साजिश करके एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़ने की, हमारे लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, और कि इलेक्शन में किसी तरह ये इतने कमज़ोर हो जाएं कि जब ये इलेक्शन हो, और इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इतने कमज़ोर हो जाएं और फिर नवाज शरीफ आए वहाँ से इंग्लैंड से, और उसके बाद कहें कि जी देखें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो भी हो सकता है, हम दोनों को एक मिला दें, और उसके बाद ये फिर वही इसी इलेक्शन के ज़रिए इलेक्शन करवाएं। ये गेम है बेसिकली कि किसी तरह हमें छोटा करके कट टू साइज करें। जो भी ये प्लान बना रहा है, क्या उसको अपनी ज़ात का सोच रहा है या मुल्क का सोच रहा है? इमरान खान ने अपनी ज़ात का सोचा था जब वो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर 62(1)(f) नवाज शरीफ पर लगी थी। ये इमरान खान के लिए सवाल है मेरा। अगर ईमानदार हैं तो इसका सच्चाई से ट्वीट कर दें कि मेरे से गलती हुई थी। फ़ाइज़ ईसा की तरह ये भी कह दें कि मैंने गलत काम किया था। लेकिन आपसे कायरा साहब सवाल पूछो, नहीं देंगे इसका, क्या इमरान खान को नवाज शरीफ की तरह ये सलूक करना चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलता, जो चीज़ कहनी चाहिए वो कहनी चाहिए। देखिए मलिक साहब, पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के साथ हमारा क्लेम यह है कि ज़्यादती हुई, उनके खिलाफ वो सज़ा नहीं बनती थी जो उनको दी गई।
ये बात बिल्कुल दुरुस्त अपनी जगह। लेकिन क्या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई हो रही है? अगर हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। शहबाज गिल के ख़िलाफ़ अगर कोई उसकी ज़बानबंदी के लिए कोशिश हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बंदा कानून से बियॉन्ड जा रहा है तो कानून को क्या करना चाहिए? ये आज जो आज आपने प्रोग्राम छेड़ा है हमारा, ये मैं बड़े अरसे से इस मौजूद को हमेशा आपके प्रोग्राम्स के अंदर भी ये बात कहता रहा हूँ, ये बात हमारे कर्मों जर्मों का फल है। हम एक ऐसा मुआशरा बने पड़े हैं जिसमें जो बंदा जितनी ऊंची ज़बान में गाली देता है, जितनी ऊंची ज़बान में धमकी देता है, या जितनी ऊंची ज़बान में झूठ बोलता है, उतना बड़ा आदमी गिना जाता है। 2 नंबर दौलत इकट्ठी करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेके गनमैन लेके जाता है, लोग उसको सलामी करते हैं। ये हमारा मुआशरा है। हम लोग कहते हैं जी फ़लाँ का डेरा बड़ा, फ़लाँ का घर बड़ा, फ़लाँ बड़ा वसाइल वाला। कहाँ से आए वसाइल, कभी किसी ने सवाल नहीं किया। ये जो आज खान साहब को मसला बना हुआ है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, वो हजूर साजिश क्या हो रही है? आप तो खुद साजिश की पैदावार हैं। पहली साजिश आपकी जो थी, जो अमेरिका ने आपके खिलाफ की थी, वो तो अब समझ नहीं आ रही वो साजिश किधर गई है। नई साजिश मलिक साहब है क्या? क्या इमरान खान साहब के खिलाफ इस हुकूमत को, यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब आपके साथ है, वो पहले भी आपके साथ थे, आपके साथ है तो वो बड़े वफादार और बड़े अच्छे लोग हैं। MKM आपको छोड़ गई, वो बहुत बुरी हो गई है। अगर आपकी जमात के कुछ अफराद छोड़ के आपको परे हट गए हैं तो वो बाकायदा किसी एजेंसी ने किया है, और जो मुस्लिम लीग के लोग आपने तोड़ के अपने साथ मिलाए थे वो आपने बड़ा अच्छा काम किया था। यानी ये खान साहब का एक ख़ास मिजाज है कि जो काम वो खुद करते हैं, अपने ऊपर तनकीद नहीं, अपने आप को वो जस्टिफाई करते हैं कि मैंने जो किया वो ठीक किया, जो चोर उनके साथ मिले वो सब अच्छा। अगर कोई बंदा उनकी जमात को छोड़ देता है तो वो बहुत बुरा। ये जो इमरान खान साहब का वतीरा है ना, कि वो इक़्तिदार में आ रहे थे तो सारे जान के झूठ, सारे जान के दावे। नहीं नदीम मलिक साहब, मैंने आज तक मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या रवैया है कि एक लीडर खड़ा बातें कर रहा है, तकरीर कर रहा है, पीछे से कान में एक बंदा जाता है, पीछे से खड़ा होकर उसके कान में कुछ लफ्ज़ कहता है और वो आगे वही लफ्ज़ आगे कह देता है स्ट्रेट अवे। बाबा, उस लीडर के लफ्ज़ों के माने हैं, उसे एक पॉलिसी देनी है। कल वो अमल दरामद हो सकेगा कि नहीं? खान साहब ने अपने यू टर्न को बाकायदा एक पॉलिसी और अपना एक म्यार बना लिया। उन्होंने कहा मैं सुनामी लेके आ रहा हूँ, वो बर्बादी की अलामतें लेके चले थे। उनका जो बयानिया जैसे उन्होंने शुरू किया था, अपना आगाज़ किया। आज खान साहब का मसला ये है कि वो पहले तो सारे जहान के कंप्रोमाइज़ करके आ गए और सब असूलों को डिमॉलिश करते आए, फिर आगे खड़े हो गए कि जी मैंने किसी से बात नहीं कर रही है, सियासतदान सारे फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं, और मैं रूस से बात कर लूँगा, मैं इजराइल से बात कर लूँगा, मैं हिंदुस्तान से यानी पाकिस्तान के दुश्मनों से बात कर लूँगा, पाकिस्तान के उन लोगों से जो खुद पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट लेके बैठे हैं ना। आपकी नज़र में अगर किसी बंदे ने गलती की है, कानून की अदालतें मौजूद है। आज आपको शहबाज गिल की तो बड़ी अफसोस हो रहा है खान साहब को कि जी उसको जो रियायत मिलनी चाहिए, यानी कानून में उसको जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। तो आप कल खुद कहा करते थे, आपके वजीर कहते थे कि कल परसों कमर जमान पकड़ा जाएगा, उसके बाद राजा साहब पकड़े जाएंगे, उसके बाद नदीम मलिक पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाते थे। आप कहते थे मैं पकड़ के सबको अंदर डाल दूंगा। आप उनकी अजियतों को एंजॉय करते थे। और ये भी खबरें हैं, वल्लाह आलमी कितनी दुरुस्त है कि जेलरों को भी फ़ोन कर करके कहा जाता था कि इन शख्स को, इस फलां शख्स को जो है इसको सबक दो। आज इक़्तिदार से निकले हैं तो हवास खो बैठे हैं। आज इदारों को और पूरी रियासत को ढाने की कोशिश में है। शहजाद चौधरी साहब, अदारे का इसमें क्या रोल होना चाहिए? आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। देखिए, अदारा सिर्फ एक अदारे का रोल नहीं है। सिचुएशन पैदा हो कि जहाँ पर टीवी चैनल्स के ऊपर कोई इदारों के ऊपर आके गालियाँ निकाल रहा हो, कोई सोशल मीडिया के ऊपर ऑर्गेनाइज कैंपेन चल रही हो, लेकिन आप लोगों को भी अपना रोल डिफाइन करना पड़ेगा। सियासत से किनारा कश अमली तौर पर होना पड़ेगा, अमली तौर पर, सिर्फ कहने के हद तक नहीं। 2-3 चीज़ें हैं जी, 2-3 चीज़ें हैं। इस मुल्क के अदारे सारे कॉम्प्रोमाइज हो चुके हुए हैं। ये एक आखिरी आपके पास इदारा रह गया था जिसको कि आपने हद दर्जा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की। इसमें इदारे का अपना भी बहुत बड़ा कसूर है। उसकी तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि वो एक ऐसे रास्ते पे चला इदारा, और इस तरह की उसके अंदर एक ट्रेडिशंस डेवलप हो गई जिसने कि उसको उलझाए रखा सियासत के साथ, और वो उलझा रहा सियासत के साथ। जब आपका इस किस्म का बैकग्राउंड होगा तो जाहिर है कि फिर लोगों के लिए आप हलाल हो जाते हैं कि आपके ऊपर बात की जाए। कहा जाता है कि हम आपके ऑपरेशनल रोल के ऊपर तो बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके सियासी रोल के ऊपर आपको हर तरह से अपने आप को पाक साफ रखना है। लेकिन ये एक अदारे की बात है। मुझे बताइए अदलिया के साथ यहाँ पे क्या हुआ, पुलिस के साथ क्या हुआ, ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या हुआ? क्या हमने किसी चीज़ को छोड़ा है इस मुल्क के अंदर? और वजह क्या है, उसकी बुनियाद क्या है?
कहीं ना कहीं से हमारे सियासी सफ़र के अंदर हमें यह महसूस हुआ कि जब तक मेरा कंट्रोल मुकम्मल नहीं होगा इन तमाम इदारों के ऊपर, मेरी जो मैं अपनी एक तो मनमानी मर्जी नहीं कर पाऊंगा, अपनी जो चाहत रखता हूं वो नहीं पूरी कर पाऊंगा, या ये कि मेरे लिए मुश्किलात खड़ी होती रहेंगी। ब्यूरोक्रेसी पंजाब की हो तो उसके अंदर आपको मुश्किलात नजर आती हैं, वो किसी के साथ तो चलने को तैयार हैं, किसी के साथ चलने को तैयार नहीं है। ये कभी किसी ब्यूरोक्रेसी में हो सकता था? आपके यहाँ एक नया चीफ मिनिस्टर आता है, वो एक दिन के अंदर 18-20 पोस्टिंग कर देता है डीपीओस की, क्यों कर देता है? वाज़ेह सबूत है। सर शहजाद चौधरी साहब मेरा सवाल टाल गए हैं। मैं आपसे बराह रास्त जवाब पूछूंगा, क्या सोल सर्चिंग की जरूरत नहीं है इदारे के अंदर? एक इदारा हमने 70-75 सालों में बनाया है, जहां प्रोफेशनल है, जहां मेरिट है, जहां तरक्की का निज़ाम है, ट्रेनिंग का निज़ाम है। हम क्यों चाहते हैं कि उस इदारे को ख़राब करें? उसमें आप लोगों को सोल सर्चिंग की जरूरत है। आप माने इस बात को, उसको सवाल को डिफलेक्ट मत करें कि ये पंजाब में ऐसे ब्यूरोक्रेसी के साथ कर रहे हैं। नहीं मलिक साहब आप मुझे बहुत ज़्यादा मेरी बात को बहुत नीचे लेके जा रहे हैं। वो बुनियाद है हर चीज़ की, आप मुझे बात करने दें, क्योंकि वो तो एक सत्ता है ना। जब आपने इतने साल गालियां खा ली हैं, पिछले 6 साल से तो गालियां खा रहे हैं ना। मैं 6-6.5 साल की बात कर रहा हूं। क्या कुछ नहीं हुआ डॉन लीक्स के बाद से आज तक इस फौज के साथ? क्या उसके अंदर हमें उस तारीख में जाने की जरूरत है? तो क्या उसी से कोई इदारा अपने आप लिए नहीं सबक सीखेगा? इदारे के सबक के अलावा वहाँ पर देखिए, एक जनरल कियानी के बारे में क्या था, जनरल मुशर्रफ हालांकि बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक जैसे कहते हैं कि मैग्नानिमस डिक्टेटर था, कि डिक्टेटर था तो मैग्नानिमस डिक्टेटर था, उसके बारे में कहा जाता। क्या हुआ? जनरल कियानी आया, क्या जनरल कियानी ने कहा कि मैं अगले जो उसको 6 साल मिले, मैंने फ़ौज को वापस अपने रोल में लेके आना है। उसके बारे में हम उसकी तारीफ़ किया करते थे पहले जब हम बात करते थे उसके ऊपर, कि जनरल कियानी उसको, और मुश्किल पेश आई उसको वापस लाने में और ये कहने में कि फ़ौज जो अपना रोल, और फिर कई लोग फिर दोबारा से इन्वॉल्व हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि इदारे जब तक पाकिस्तान को ख़तरे कहाँ से आते हैं, जब आपके यहाँ इकॉनमी आपकी काम नहीं करती तो क्यों कहते हैं आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि सऊदी अरेबिया से और यूएई से बात करो, अमेरिका से बात करो? क्या वजह है? क्यों खुद बात नहीं कर पाते? दूसरे आपके यहाँ मुश्किलात खड़ी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस किस्म की हो चीन के साथ, क्या वजह है कि चीन आपके ऊपर एतबार नहीं करता, सिर्फ फौज के ऊपर एतबार करता? तो मेरा ख्याल है कि एक कद छोटा करने से दूसरा कद बड़ा नहीं होता। हमें यूं करना है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। मेरा ख्याल है कि यह एहसास हमारी सियासी फील्ड के अंदर भी बहुत ज्यादा, आप मेरे ख्याल में अभी भी मेरे सवाल को फॉलो नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में फौज के इदारे की एक स्ट्रेंथ है, एक इज्जत है। सऊदी अरब आर्मी चीफ से बात करके इमदाद दे देता है, यूएई कतर आर्मी चीफ से बात करके इमदाद दे देता है, कतर दे देता है। आर्मी चीफ को स्टेट डिपार्टमेंट फ़ोन करना पड़ता है, IMF का प्रोग्राम 24 अगस्त को लग जाए, हमारा रुके ना आगे जाए ना। ये स्ट्रेंथ है उस इदारे की। मैं नहीं चाहता उसे कमज़ोर किया जाए। मेरा ये सवाल है, उसके लिए सोल सर्चिंग की जरूरत है। प्रोफेशनल रोल, स्ट्रॉन्ग पावरफुल रोल, बट नॉन पॉलिटिकल सियासत से दूर। मलिक साहब आप मेरा जवाब समझ नहीं रहे। ये जो है ना, ये एक फ्लूइड, ये फ्लूइड, इसके अंदर जो रियासत होती है ना, रियासत और कौम, इसका निज़ाम एक फ्लूइड तरीके से एग्जिस्ट करता है। जब एक तरफ से कोई लग्जिश आएगी, ढील होगी, दूसरी तरफ जो है वो ऑटोमेटिकली उसको फिल इन करेगी। मुल्क सबका है ना, सबने लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हमारी, मेरा ख्याल है सियासत के अंदर भी बहुत ज़्यादा एहसास है कि सियासत के अंदर भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, और जहाँ जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, अभी कायरा साहब का जो जवाब था उसका आप हिस्सा निकाल के दोबारा उसको रिप्ले कर लें, देखें उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है और क्या बोला उसके अंदर। जब कायरा साहब के जवाब के अंदर ही आपका जवाब है। हमारी सियासत जब हर उस लेवल पे आ जाएगी, और ये दोनों अशास आपके सामने बैठे हैं, मेरा क्रेडिबल लोग, बेइंतहा क्रेडिबल लोग हैं, इस तरह के बाकी तमाम हमारे साथी अपना रोल, अपना काम उस तरीके से निभाएंगे तो किसी और को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कौन था जिसने के उसको जनरल आर्मी चीफ और एयर चीफ को बिठा के गाड़ी में लाहौर भेज दिया था और रास्ते में बताया जाए मुस्तफा खर ने कि यू आर नो मोर दी चीफ्स? ये कि उस वक्त कौन सी रेवोल्यूशन आई थी? कोई आया था इनकलाब? आज ठीक है, कहीं से मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा। इमरान खान की तकरीर के अंदर आज सही एक हिस्सा आज था तोशा खाना के हवाले से। एक ज़माना था कि इमरान खान जलसे के अंदर खड़ा होकर कहा करते थे कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी, वो बड़ा लालची आदमी था, वो एक हीरो का हार मिला पाकिस्तान को, तो वो तोशा खाना वाला वो हार जो था यूसुफ रज़ा गिलानी अपने घर ले गया। अगर ज़ाती तौर पर मैं अपनी बताऊं तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि वो प्राइम मिनिस्टर होकर हीरो का हार अपने घर ले गया था। सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन इन्हीं इमरान खान के ऊपर, जिनकी 2014 के अंदर 1001 ऐसी स्पीचेस सुनवाई जा सकती हैं कि नवाज शरीफ गाड़ी ले गया था, मरियम ने गाड़ी ले ली थी, जरदारी ने गाड़ी ले ली थी, उन्होंने अपने तोहफे जो खुद वसूल किए हैं मार्केट में बेच के 14 करोड़ कमाए और अब उसको डिफेंड कर रहे हैं कि मैंने रूल्स के मुताबिक लिए हैं। रूल्स क्या हैं
आप उसकी FBR एक कीमत मुतय्यन करता है, 20% देते हैं और वो तोहफा जेब में डाल के ले जाते हैं। वो तो लालची लोग थे, चोर डाकू थे। अब तो पाकिस्तान अच्छा हो गया था ना, तो अब तो ये काम बंद होना चाहिए था। अब तो ऑक्शन होती तो हो सकता है 50 करोड़ मिल जाते। सुनिए आज इमरान खान ने कहा क्या। जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट बने हैं, जो इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, सबको तोहफे मिलते हैं, आर्मी चीफ को मिलते हैं, सबको मिलते हैं। सारों को इन्वेस्टिगेट करें कि क्या लीगली जो भी उन्होंने काम किया है कानून के दायरे में किया है या कोई चीज गैर कानूनी की है। सारी चीजें मैंने कानून के बीच में की है और मुझे पता है कि किन को उन्होंने कानून के दायरे में नहीं रह के की। आप गाड़ी तोशाखाना से नहीं निकाल सकते। आसिफ ज़रदारी ने 3 महंगी महंगी गाड़ियां और नवाज शरीफ ने 1 ली है, और ये बिल्कुल गैर कानूनी है। आप रेफरेंस लेके गए हैं, आप ही इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे। हमने सुना है कि कोई 3 किलो की क्लाशनकोफ है, हमने सुना है कोई पता नहीं कई लाख डॉलर की घड़ी है। ये MBS ने मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी, वो मार्केट में बेच दी है। कोई और घड़ी है, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या मिला था और क्या रेफरेंस। देखिए मैं आपको क्या उसमें कोई 3 किलो की वो है, कोई क्लाशनकोफ और हीरो का हार है, ये मुझे पहले बताएं। उसमें 52 एंट्रीज हैं, 52 एंट्रीज हैं। क्लाशनकोफ है उसमें सोने की बनी, क्लाशनकोफ हीरो की बनी दी जाती है, लेकिन वो हीरो का हार भी है कोई। हार नेकलेसेस बहुत हैं, बहुत हैं नेकलेसेस, बहुत नेकलेसेस हैं, एक नहीं है, बहुत नेकलेसेस हैं। देखें तोशाखाना के रूल्स ये कहते हैं कि आप 20% अदा करके ले जा सकते हैं, कानून है ये। हम कहते हैं ठीक है। खान साहब क्या करते थे कि ये 20% जो है ये चीज़, इन्होंने जो 3 घड़ियां हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने जो इनको घड़ी दी, फिर एक इन्होंने वहाँ पे मिडिल ईस्ट के दौरे पे गए, 2 दफ़ा वहाँ से, एक दफ़ा इनको घड़ियां मिली कोई करोड़ 1 रुपए की, एक दफ़ा फिर मिली कोई 3-4 करोड़ रुपए की। तो ये 15-16 करोड़ की घड़ियां और नेकलेस, कफ लिंक्स, इस तरह की चीज़ें थी। इन्होंने वो चीज़ें तोशाखाना को नहीं दी, इन्होंने बाहर से बेच दी, और जो बेच के उसका 20% बनता था, यानी कि जो घड़ी 10 करोड़ रुपए की थी वो 5 करोड़ में बेची गई। जो घड़ी 10 करोड़ की थी अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन, वो 5 करोड़ की भी बेची गई, और 5 करोड़ वाली ये वैल्यूएशन तोशाखाना पे ठोंस दी गई कि ये वैल्यूएशन है, इसका 20% जमा कराऊंगा। इस तरह भी हुआ है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, गलती क्या हुई कि जब ये इन्होंने वो डिक्लेयर नहीं की, हम सालाना गोशवारा हमने जमा कराना होता है, सालाना गोशवारा में जो हमारे उस साल में रवां माली साल में हमने एसेट्स गेन किए होते हैं रुपयों की शक्ल में, या कोई घड़ी, महंगा सोना चांदी, इस तरह की चीज़ एसेट गेन की होती है, तो हमने एसेट डिक्लेयर करना होता है। इन्होंने 20% अदायगी की और ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि 20% खुद दे रहे हैं ना खान साहब, और ले रहे हैं, कैश भी ले रहे हैं। तो कैश तो अगर वो घड़ियां बेच चुके थे और कैश ले ली थी, तो उनको वो कैश और वो अमाउंट अपने इनफ्लो में शो करनी चाहिए थी। ये सेक्शन 137 के अंडर लॉ है इलेक्शन एक्ट का, कि अगर वो आप नहीं करेंगे और छुपाते हैं, कंसील करेंगे, तो वो करप्ट प्रैक्टिस है। वो करप्ट प्रैक्टिस की सज़ा जो है वो 174 में गिवन है, 3 साल कैद है और 1 लाख रुपया जुर्माना है, और फिर सेक्शन 232 में उसके ऊपर 5 साल की नाअहली है। ये तायात नाअहली से अलहदा सजाएं हैं। तायात नाअहली तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केस किया गया, हम क्यों कहते हैं नवाज शरीफ का पहले केस डिस्कस करें? नहीं, पहले इसी पे फोकस है। इसमें क्या चीजें क्या हैं, क्या उसके ऊपर ये सजा बनती भी है? बहुत कीमती चीजें क्या क्या है इसमें? मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी कितने की थी? मोहम्मद बिन सलमान की जो घड़ी थी वो 11-12 करोड़ की घड़ी थी। 11-12 करोड़ रुपए? 11-12 करोड़ की घड़ी थी वो। 11-12 करोड़ की घड़ी मौसूफ ने 5 करोड़ की बेची है। कहाँ बेची है वो? ये वो वाली घड़ी जो है इनकी कुछ ब्लू एरिया में है बिकी हुई है, और कुछ इनकी बाहर भी बिकी हैं। और वो बेची किसने जाके? इमरान खान तो नहीं गया होगा? इमरान खान साहब के दोस्त वगैरह बेचते रहे, इनके करीबी दोस्त। और आपको पता है कहाँ बेची है? वो जो सारा ट्रांजैक्शन की डिटेल है भी अभी कासिम अब्बासी की जो स्टोरी है ना डॉन में या न्यूज़ में आई है, वो आप निकलवा लें, उसमें वो वाली तफसील। मेरा जो हमारा तो ये है कि वो सारी घड़ियां आपके पास तो अखबार की खबर से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस डॉक्यूमेंट्स है ना मेरे पास, तो वो तो मैं आपको बता रहा हूँ घड़ियां बेची मैं, मेरे पास घड़ियां बेची इन्होंने 3 दफा घड़ियां बेची हैं। अच्छा, एक दफा इन्होंने 10 करोड़ की करीब की घड़ियां बेची, एक दफा 3 करोड़ की बेची हैं, और एक दफा 50-60 लाख की बेची हैं। लेकिन टोटल इन्होंने नेकलेस भी हैं, इस तरह की भी चीजें, अगर वो भी डाल दे तो ये 20-22 करोड़। नेकलेस किसने दिए थे? नेकलेस इनको वो भी मोहम्मद बिन सलमान और उनके साथ जो कई दफ़ा डेलीगेशन में जब लोग जाते थे तो वो तोहफे टाइप जिस तरह होते हैं वो देते थे, तो उसके बीच में वो वाली भी चीज़ें आई हुई हैं। और इनका जो सबसे बड़ा काम है कि इन्होंने वो चीज़ें छुपाई रखी, क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन सेक्शन 138 के नीचे जब हमारे वसूल हो जाते हैं गोशवारे, तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है हमारे नोटिफिकेशन नोटिफाई करके गैजेट में छापने, गैजेट ऑफ पाकिस्तान में छपते हैं हर MNA के, ताकि लोगों को पता लगे कि इस MNA ने क्या कमाया, क्या बनाया है 1 साल में।
वो आपके ख्याल में वो काबिल सज़ा केस है? वो काबिल सज़ा केस है कि उन्होंने वो छुपाई रखे ना। अब ये बात आपकी डेट कब लगी हुई इलेक्शन में? 18 अगस्त जी, अभी बुलाया मैं 18 अगस्त। मसाइल अभी खान साहब के खत्म नहीं हुए, शुरू हुए। ये अभी तो शुरू है, अभी तो 2019 का गोशवारा है, 20 का अलग है, 21 का अलग है, उसमें और चीजें भी हैं, उसमें अलग चीजें। उसमें क्या है? उसमें भी इसी तरह घड़ियां। अभी तो जो मैंने गोशवारा में घड़ियां कितनी को घड़ियां थी यार, पूरी दुनिया की घड़ियां उसे मिल रही। ये जो गोशवारा है इसमें इनकी 10 करोड़ 10.5 करोड़ की चीजें, जो आगे 20 में इन्होंने की चीजें 19-20 में ली, ये 18-19 का गोशवारा है। जब ये वजीर आज़म 19-20 में कितनी मालियत है? 19-20 में भी 8-10 करोड़ है यार। कायरा साहब, एक शर्मिंदगी का मुकाम है वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को और प्रेसिडेंट्स को। मैं नदीम साहब कता कलामी, सबसे दिलचस्प बात है कि 3500 रुपए का एक तोहफा भी नहीं बख्शा गया। 80 लाख रुपए की वो चीज़ें हैं जो 20-30 हज़ार रुपए से कम की चीज़ें होती हैं ना, तो वो मुफ्त में ले जा सकता है। 80 लाख रुपए की वो चीज़ें, उसमें यकीन करें गिलास है, टेबल मैट है, कालीन है, एस्ट्रे है, चाहे फ्रिज पे, एक टी सेट है 3500 रुपए का। यार छोड़े ना, 3500 रुपए वाली कोई चीज़ है। एक लाइन में सर, लेवल देखिए, क्या हमारे लीडर्स को ये तोहफे वसूल करके घरों में ले जाने चाहिए या ऑक्शन होने चाहिए? एक मुल्क का एक कानून बनाया गया जिसके तहत ये तोहफे लिए जाते थे। पहली बात तो ये है कि जो लोग तोहफे लेके अपने ज़ाती इस्तेमाल में रखते हैं, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने अपने ज़ाती इस्तेमाल में रखी है, मैंने बेची नहीं। तोहफा देने वाला बंदा भी मुझे गाड़ी दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, मुझे रियासत के कानून के तहत वो डायरेक्टली नहीं रखनी, उसकी कीमत अदा करके रखनी है, और वो कीमत बड़ी थोड़ी, बट वो मेरा एसेट हो गया है। मेरा एसेट हो गया है तो वो एसेट मैंने डिक्लेयर करना है। यहाँ सूरत हाल ये है कि आपने बाहर के मुल्कों से दिए हुए तोहफे मार्केट में बेचे, उन हुक्मरानों को पता चला आज सारी कौम की, आज पाकिस्तान की हालत क्या है। क्यों ना कहें हमें भिखारी, वो क्यों ना कहें हम हमारा असूल क्या है। इस मुल्क का वजीर आज़म मिलने वाले तोहफ़ जो हैं वो कहते हैं मैंने असूल के तहत लिए। ओ भाई, असूल के तहत लिए क्या कारोबार करने के लिए लिए थे? जो बंदा अपने तोहफ़ बेच के उसे नफ़ा कमाता है और वो नफ़ा भी डिक्लेयर नहीं करता, एसेट है उसका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसको दोबारा डिस्कस करना। कायरा साहब, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब और एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।